नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टारगेट टीचिंग एग्ज़ाम पॉइंटर पर। तो दोस्तों, आपके लिए खुशखबरी है कि आपकी जो परीक्षा की एग्ज़ाम डेट थी वो भी आ गई है। परीक्षा आपकी 28 अप्रैल से होने वाली है। तो फ्रेंड्स, जल्दी से तैयारी में जुट जाइए और जितनी हो सके मेहनत करिए, क्योंकि फ्रेंड्स डीएलएड में जो टॉपिक वाइज जो पॉइंट आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। इसमें कॉपी भरने का कोई महत्व नहीं होता है। तो चलिए, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसके अंतर्गत आपको 2 से 3 नंबर आराम से मिल जाएंगे। तो अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम। वातावरण वे सभी वस्तुएं, भौतिक एवं अभौतिक वस्तुएं जो मानव के सर्वांगीण विकास को प्रभावित करती हैं, वातावरण के अंतर्गत आते हैं। जैसे पशु पक्षी, पेड़ पौधे, वायु, पानी, आकाश, ये सभी वातावरण के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो हमारे चारों ओर का जो जो हमें दिखाई देता है, पेड़ हो गए, पौधे हो गए, जीव जंतु, कुछ भी आप देख लीजिए चारों ओर, घर मकान, ये सभी हमारे वातावरण के ही भाग हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो वस्तुएं हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं वो वातावरण या पर्यावरण कहलाती हैं। पर्यावरण, इसको वातावरण को ही बोलते हैं फ्रेंड्स। पर्यावरण का अर्थ होता है परिधन, आवरण, यानी परि मीन्स चारों ओर, आवरण मीन्स घिरे हुए। आगे हम इनकी कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं फ्रेंड्स। वुडवर्ड के अनुसार इन्होंने कहा है कि आनुवंशिकता में भिन्न व्यक्ति समान नहीं होते, किंतु समान वातावरण में समान बना देता है। इनका कहने का मतलब ये था कि जो वंशानुक्रम होता है उसमें हम देखते हैं कि कोई भी समान नहीं होता, सभी में भिन्न गुण पाए जाते हैं। लेकिन इनका ये मानना है कि जो वो व्यक्ति अगर वातावरण में एक समान रहेंगे, एक समान उन्हें वातावरण मिलेगा, तो वो व्यक्ति समान हो जाएंगे। आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स वातावरण वॉटसन के अनुसार परिभाषा। तो वॉटसन की परिभाषा फ्रेंड्स हर एग्जाम में पूछी जाती है, ज़्यादातर 90%। तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। इन्होंने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ वो बना सकता हूँ। तो इनकी परिभाषा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं पी जिसवर्ड के अनुसार इन्होंने क्या कहा है। तो पर्यावरण वे सभी वस्तुएं हैं जो किसी एक वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए हैं तथा उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। यानी कि कहने का अर्थ वही है कि जो हमें चारों ओर से घेरता है वही पर्यावरण के अंतर्गत आता है और प्रत्यक्ष रूप से हमें वो दिखाई भी देता है। आगे हम देखते हैं बोरिंग, लैंगफील्ड एवं बील्ड के अनुसार इन्होंने कहा है व्यक्ति के वातावरण के अंतर्गत उन सभी उत्तेजनाओं का योग आता है जिन्हें हवाएं जन्म से मृत्यु तक ग्रहण करता है। तो ये आपकी फ्रेंड्स 3-4 परिभाषाएं होगी। परिभाषाएं तो बहुत हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट थी मैंने वही ले रखी हैं। तो अगर आप डीएलएड का पेपर देंगे तो आप कोई भी परिभाषा एक लिख दीजिएगा, आपकी काम आ जाएगी। आगे हम देख लेते हैं फ्रेंड्स वातावरण के प्रकार। तो सामान्य रूप से वातावरण को फ्रेंड्स 2 प्रकारों में बांटा गया है। एक होता है आंतरिक वातावरण, दूसरा होता है बाह्य वातावरण। पहले हम आंतरिक वातावरण देख लेते हैं। आंतरिक वातावरण के अंतर्गत जन्म से पहले माँ के गर्भाशय के चारों ओर की परिस्थितियां आंतरिक वातावरण कहलाती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो जब वहाँ पे उसका जो उसका विकास होता है उसे हम आंतरिक वातावरण के अंतर्गत कह सकते हैं। गर्भाशय में जिस वातावरण में बच्चे पनपते हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वातावरण को अंतरकोशीय वातावरण भी हम कहते हैं। मन के अनुसार एक परिभाषा इन्होंने दी है, ये देख लेते हैं कि वास्तव में प्राणी जो बनता है वह वंशानुक्रम द्वारा ही निर्मित होता है, जबकि ये बात पूर्णतः सही नहीं है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जो व्यक्ति का विकास होता है उसमें वातावरण एवं वंशानुक्रम दोनों का, यानी कि हम कह सकते हैं कि उनमें 50-50% पार्ट होता है। क्योंकि इन्हें नापा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी इन दोनों का बराबर हिस्सा होता है व्यक्ति के विकास में। तो दूसरी परिभाषा हम दूसरा प्रकार देख लेते हैं वातावरण का, जो है बाह्य वातावरण। यानी कि जो परिस्थितियां सामूहिक अथवा मिश्रित रूप से प्राणी को प्रभावित करती हैं बाह्य वातावरण के अंतर्गत आती हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए हम इन्हें संक्षेप में वर्गीकृत भी कर सकते हैं। तो बाह्य वातावरण के अंतर्गत कुछ फ्रेंड्स यहाँ पर टॉपिक हैं जो मैंने शॉर्ट में ही लिख रखे हैं, लेकिन मैं आपको समझा दूंगी जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो बाह्य वातावरण के अंतर्गत पहला हमारा वातावरण आता है भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण हम किसे कहते हैं फ्रेंड्स? जैसे पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, जलवायु, पहाड़, वृक्ष, नदियाँ, पेड़ पौधे, जो भी ये हो गया, ये हमारा भौतिक वातावरण होता है। सामाजिक वातावरण जैसे हुए रीति रिवाज, प्रथाएं, रहन सहन, व्यवहार आदि, ये सामाजिक वातावरण के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक वातावरण के अंतर्गत ही 2-3 टॉपिक हैं। जैसे आर्थिक वातावरण हो गया, जैसे संपत्ति का भोग, उत्पादन, विनिमय, ये सब आर्थिक वातावरण होते हैं। सांस्कृतिक वातावरण जैसे जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ, वैज्ञानिक अन्वेषण, ये सब सांस्कृतिक वातावरण होते हैं। और
और लास्ट है मनोवैज्ञानिक वातावरण। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर पड़े प्रभाव को ही हम मनोवैज्ञानिक वातावरण के अंतर्गत रखते हैं। आगे फ्रेंड्स हम यहाँ पे देख लेते हैं कि बाल विकास को प्रभावित करने में जो वातावरणीय कारक होते हैं उनको हम देख लेते हैं। मैंने शॉर्ट में ही लिख रखा है। तो आप देखिए, पहला तो होता है फ्रेंड्स मूलभूत आवश्यकताएं। यानी कि आप देखते हैं कि वातावरण में जब आप रहते हैं तो आपकी कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं जिन्हें हम बेसिक नीड्स भी बोलते हैं। जैसे आपका भोजन हो गया, पानी हो गया, आपकी नींद हो गई। तो ये सब आपकी मूलभूत आवश्यकता है जो आपको 100% चाहिए ही चाहिए। दूसरा हम देख लेते हैं फ्रेंड्स पारिवारिक परिवेश। तो पारिवारिक परिवेश यानी कि फैमिली बैकग्राउंड जो होता है, तो जैसा आपका फैमिली बैकग्राउंड होगा वैसा ही आपका वातावरणीय कारक का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसा आपका पारिवारिक परिवेश होगा आप भी उसी हिसाब से आप ढल जाएंगे। आगे हम देख लेते हैं रोग एवं दुर्घटना। तो अगर किसी को कोई रोग है या उसकी दुर्घटना हो गई है तो उसमें ज़रूर वातावरण का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आगे हम देखते हैं विद्यालय। तो विद्यालय तो आप जानते ही हैं कि विद्यालय में वातावरण का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। और लास्ट हमारा है समाज एवं संस्कृति। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे शॉर्ट ही ले रखा था क्योंकि आपको डीएलएड में भी मैंने पहले ही बता चुकी हूँ कि पॉइंट टू पॉइंट आता है, ज़्यादा कुछ आता नहीं है। फिर भी अगर आप इनमें से कुछ पूछा जाता है और मैंने जितना लिखवाया है अगर आप उसमें से ही लिख देंगे तो आप, अगर आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन तो आपका वहाँ से कुछ भी कम नहीं होने वाला है। और आप कॉपी भरने के चक्कर में बिल्कुल भी मत रहिएगा। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जितना आप कम लिखेंगे, जितना शॉर्ट लिखेंगे, उतने ही आपको डीएलएड में मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स आप तैयारी में अपनी में जुट जाइए और जितना हो सके मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपका सिलेबस जितना जल्दी हो सके मैं करवाती रहूँ। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।